Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and I'm postgraduate. ठीक है. Today we will discuss the most important questions of the chapter number 6, that is life process chapter of the 10th class. Let's start the video. First of all, subscribe the channel that is Science Side. Let's start the video. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए क्योंकि इसमें एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, सब कुछ, रेस्पिरेशन, सब कुछ आएगा. ठीक है, इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक दैट रिलीज अ सिक्रेशन फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड. फूड की डाइजेशन के लिए जो आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड है वो कौन सा है, स्टमक में होता है. जब भी स्टमक की बात होती है ना, तो गैस्ट्रिक वाले वर्ड की बात होती है. ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है स्टमक में. राइट द थ्री कंपोनेंट ऑफ सिक्रेशन दैट इज रिलीज बाय दीज ग्लैंड. तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये सिक्रेशन किस किस चीज की करता है, ये सिक्रेशन करता है आपका एसिड का. कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl. हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिक कंटेंट जो है फूड को मिलता है उसकी डाइजेशन के लिए. एसिड की वजह से ही हमारा जो पेप्सिन इंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाता है. पेप्सिन इसी ने रिलीज करा, एक्टिवेट इसने करा. जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, अपना काम शुरू करता है. उसका काम है प्रोटीन की डाइजेशन करना. ठीक है, ये हो गया. एंड थर्ड, जो इसकी लेयर है म्यूकस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. म्यूकस की लेयर प्रोटेक्ट करती है स्टमक को फ्रॉम द HCl. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है. सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ एसिड, है ना, तो उसके बाद HCl का नाम लेते हैं हम. तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की लाइनिंग होती है स्टमक के अंदर. अब देख लेते हैं हम अपना आंसर. द आंसर इज, स्टमक की जो वॉल है कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड. ग्लैंड जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस को, और उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. दो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, रेनिन काऊ में एंड पैप्सिन हम ह्यूमन बींग्स में. ठीक है, तो ये आ गया आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन. आपको ये फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है. गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं तीन सिक्रेशंस को रिलीज कर रहे हैं. फर्स्ट वाला जो हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ये आप HCl का नाम लिख दीजिए. दिस इज द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाम भी लिख देती हूँ कंप्लीट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये एसिड क्या करता है, एक्टिवेट करता है. एक्टिवेट, एक्टिवेट पेप्सिनोजन. पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में. पेप्सिन को ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया. पेप्सिन का काम है प्रोटीन की डाइजेशन कर, प्रोटीन की डाइजेशन करना. तो डाइजेशन करना, तो ये आ गया. फिर यहाँ पे आप अकेला पेप्सिन का नाम लेके उसका फंक्शन बता सकते हैं. फिर आप यहाँ पे बताएंगे म्यूकस की लाइनिंग के बारे में. तो फर्स्ट और ये जो सेकंड क्वेश्चन है एक तरह से रिलेटेड है. इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में कंप्लीट करना था. नाउ द आंसर इज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास प्रोटीन डाइजेशन के लिए, पैप्सिन है आपके पास, म्यूकस है. HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को और एक्टिवेट कर देता है पेप्सिनोजन को पैप्सिन में. पैप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करता है और कन्वर्ट करता है वो प्रोटीन को आपके इसमें पेप्टाइड्स में, अमाइनो एसिड्स में, है ना. पहले पेप्टाइड्स बनेंगे, पेप्टाइड्स से अमाइनो एसिड बनेंगे. तो उनको मतलब स्मॉलर कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिन. उसके अलावा म्यूकस की जो लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कि उसकी वजह से ये ना हो स्टमक ही वो वैसा हो जाए, है ना, रप्चर हो जाए उसकी वॉल या कुछ. तो वो प्रोटेक्ट करता है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, स्टेट द रोल विच इज प्ले बाय द फॉलोइंग एंजाइम. ये एंजाइम नंबर 1 है हमारा ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन इज अ एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाज. आपके पेनक्रियाज में ये एंजाइम प्रेजेंट है. द एंजाइम लाइपेज इज आल्सो प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज. और ट्रिप्सिन का काम होता है, जैसे पैप्सिन था वैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन की डाइजेशन कर, और लाइपेज का काम होता है लिपिड्स की डाइजेशन करना. एज अ नेम सजेस्ट, लिपिड्स यानी जो फैट्स होते हैं उनकी डाइजेशन करना, उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट, फैट को फैटी एसिड में. प्रोटीन जो है वो अगर डाइजेस्ट होते हैं तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं.
प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, अमाइनो एसिड सिंपल सब्सटेंसेस है। तो हमारे पेट का यही तो काम है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट करना। दिस इज नोन एज अ न्यूट्रिशन। ओके, नाउ लिस्ट टू फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भी स्टमक के बाद आपका जो फूड है, यहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स होती है, यहाँ पे भी स्फिंक्टर मसल्स होती है, तो यहाँ से यहाँ पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज अ विलाई, इनको बोलते हैं विलाई। विलाई के ऊपर भी माइक्रोस्कोपिक इस तरह से, मैं अभी छोटे बना रही हूँ, अगर थोड़ा सा बड़ा बनाऊं तो इस तरह से दिखेगा आपको। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई माइक्रोस्कोपिक आपके विल विलाई आपके प्रेजेंट हैं। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं। देखो कितना सारा एरिया प्रोवाइड कर दिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। उसमें से जितना न्यूट्रिशन है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेना है ना, क्योंकि हम सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीजों में कन्वर्ट कर रहे हैं। उन सारी सिंपल चीजों में जितना भी न्यूट्रिशन है सारा एब्जॉर्ब कर लेना है। ओनली बिकॉज ऑफ दीज विलाई विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनके पास क्या है? माइक्रोविलाई है, और वो फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं सरफेस एरिया को फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। नाउ वी विल सी द आंसर। द आंसर इज, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है आपका, वो है आपका पैनक्रियाज में प्रेजेंट। ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स, फिर पेप्टाइड्स, फिर अमाइनो एसिड। आप डायरेक्ट अमाइनो एसिड भी लिख सकते हैं। नाउ लाइपेज का काम है लिपिड्स की डाइजेशन करना। ये भी पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और ये फैट्स को यानी लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल। ठीक है। इंटरनली जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाई प्रेजेंट होते हैं। जिसको बच्चा इसका स्ट्रक्चर देखना बड़ा बहुत अच्छे वाला, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, कंप्लीट वीडियो बनी है वही न्यूट्रिशन की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को करिए सब्सक्राइब, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो, और फटाफट से न्यूट्रिशन, उसमें सारी पिक्चर्स आपको अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करा है, वहां जाके आप देखिए। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनको विलाई कहते हैं। वो इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगी डाइजेस्टेड फूड की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, explain with the help of the neat and well labeled diagram the different steps which is involved in the nutrition of amoeba। amoeba कौन है? amoeba आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर है ना, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बहुत ही सिंपल सा इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो है, बहुत ही सिंगल से इस तरह से। एक मिनट, अच्छा वाला बनाते हैं, ये भी बन सकता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो ये सिंपल सी बॉडी वाला सिंगल सेल वाला जो स्ट्रक्चर है वो अमीबा है। अभी अमीबा की परफेक्ट इस तरह से जो मैं सर्कुलर शेप बना रही हूँ ऐसी नहीं है, इररेगुलर सी शेप होती। तो ये जो इररेगुलर इसकी बॉडी है, ये न्यूक्लियस आ गया। अब इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, ये नकली नकली से फॉल्स फीट इसके पाँव, ठीक है, ये जो नकली से फीट है, इसके फॉल्स फीट है, इसको हम बोलते हैं, फॉल्स फीट आर नोन एज स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम, ठीक है, इसको ये बोल दिया। अब इनका काम है जो भी फूड मटेरियल है, सबसे पहली तो ये बात है बच्चे कि इसमें न्यूट्रिशन किस तरह की है। इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होती है, मतलब जो फूड मटेरियल देखा उसको पूरा का पूरा बॉडी के अंदर लेके जाना, बॉडी के अंदर इंजेक्शन करने के बाद डाइजेशन करना, अंदर ही अंदर सारा काम जब हो जाए और होल ऑफ द मटेरियल आप लेके, जैसे आप रोटी चपाती खाते हैं तो आप लेके माउथ के अंदर लेके जाते हैं, फिर अंदर वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम है इंजेक्शन के बाद डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, एसिमिलेशन करना, एक्सक्रीशन। स्टेप्स चलते हैं, वैसे ही इसमें होता है। तो इसमें हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प ये कर रहा है फॉल्स फीड। अब इस तरह के फूड के इनटेक को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ये नाम है फूड इनटेक का, और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
ठीक है, होलोजोइक वर्ड। नाउ ये जो फॉल्स फीट है ये क्या करते हैं, इसको मैं इरेज, ये जैसे ही फूड को महसूस करते हैं अपने आसपास की देयर इज सम फूड मटेरियल, तो उस फूड मटेरियल के आसपास ये आ गया आपका फूड मटेरियल, ये आ गया फूड, ये इसका न्यूक्लियस, इसको मैं डार्क कर दूँ। तो ये फूड जो मटेरियल है उसको इन्होंने विद द हेल्प ऑफ ये जो सीडोपोडिया है उससे कवर अप कर लिया। फिर ये फूड मटेरियल जो है इनकी बॉडी के अंदर ही इस तरह से आ गया, ठीक है। कुछ इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब जो है वो किया और उससे ये फूड वैक्यूल बन गया, ये फूड मटेरियल है, ठीक है, इस तरह का। और ये न्यूक्लियस है इनका, ठीक है, दिस इज इरेगुलर शेप अमीबा, ठीक है। दीज आर फॉल्स फीट दैट इज pseudopodia and this is the food material. Now this is the formation of a food vacuole which contains some water content, vacuole, and it contains some water inside it. Some enzymes are present, for the digestion, और जैसे ही डाइजेशन हुई, ठीक है, तो ये जो फूड मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ मटेरियल जो है बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगा, ठीक है। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाएगा इस तरीके से। अमीबा था तो इसने जो अनवांटेड मटेरियल था, अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया इसने। तो इस तरह से इसके अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस चलती है। अब मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। इसमें स्टेप्स लिखने को बोला था, डायग्राम बनाने को बोला था, तो इसमें स्टेप्स ये हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन है, फैगोसाइटोसिस कहते हैं फूड की प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रिशन कौन सी है, होलोजोइक। इंजेस्ट करता है फूड को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, फॉल्स फीट से, जिसको बोलते हैं सीडोपोडिया। द फूड इज इनगल्फ विद द सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल, बना लेता है फूड वैक्यूल। डाइजेशन हेल्प करता है क्योंकि उसके पास एंजाइम्स हैं। फूड इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म, फूड की एब्जॉर्प्शन साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट हुई, वहां पे ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्लड वेसल्स हैं तो वो एब्जॉर्ब करेंगी। जैसे विलाय का कनेक्शन होता था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाय है ना, सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो गया वो तो एक बात है, लेकिन उनका कनेक्शन ब्लड की वेसल्स के साथ होता है। वो ब्लड वेसल्स छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं, कैपिलरीज की वॉल बहुत थिन होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो जितना न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई ने इकट्ठा करके रखा है ना, जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल है, न्यूट्रिएंट मटेरियल है, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, इज डन विद द हेल्प ऑफ विलाई। इनके पास तो विलाई है नहीं, तो डायरेक्ट किस में जा रहा है, साइटोप्लाज्म में सारा मटेरियल जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। आपका जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो एक्सपेल आउट हो जाता है बॉडी से। कैसे, ये फूड मटेरियल पकड़ा, थोड़ा सा वाटर कंटेंट लिया, फूड वैक्यूल बना, इंजाइम्स भी हैं, डाइजेशन हुई, एब्जॉर्प्शन हुई साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे, फिर एसिमिलेशन हुई, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद जो आपका फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह गया उसको एक्सपेल आउट कर दिया, उसको इजेशन बोलते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन जो शो करता है, ये स्टेप्स जो शो करता है उन्हीं को तो बोलते हैं कि उन्होंने होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करा। और किसमें किसमें, अमीबा में और ह्यूमंस में। आपके पास ये दो एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पहले ये कर लेते हैं। तो जब भी हम फूड खाते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप वो जाता है इसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस वो भी लगता है ना, ईसोफेगस के थ्रू वो कहाँ जा रहा है, स्टमक में, ठीक है। तो स्टमक में ऐसा क्या है कि फूड अपने आप ही मूव कर रहा है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में अपने आप ही, हम नहीं उसको पुश कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो सारी प्रोसेस अपने आप हो रही है। इज ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द फूड पाइप एंड द स्टमक, वो अपने आप ही कंट्रैक्शन शो कर रहे हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं पेट की या फूड पाइप की, दिस इज फूड पाइप ना, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, उस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस, ठीक है। जैसे फूड मटेरियल आगे आगे जाता जा रहा है, इंजेशन के बाद डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन वाली प्रोसेसेस, फूड मटेरियल आगे आगे शिफ्ट होके बता रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। देख लेते हैं आंसर।
कि फूड की जो मूवमेंट है डाउनवर्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल होना किसकी वजह से, ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ गट मसल्स। गट किसके लिए वर्ड है भाई, यही एलिमेंट्री कैनाल स्टमक के लिए, फूड पाइप के लिए, गट मसल्स यानी स्टमक की स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से जो फूड मटेरियल है वो डाउनवर्ड मूव करे। डाउनवर्ड मतलब वही फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में, इज नोन एज द पेरिस्टालिसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्टोमेटा जो है क्लोज रहते हैं डेजर्ट प्लांट में ड्यूरिंग डे टाइम, हाउ डू दे शो फोटोसिंथेसिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। टोमेटा जो होते हैं ना किसके लिए होते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको पता है कि प्लांट्स तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मतलब उनको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो क्या करते हैं स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को साइड यानी अंदर कर लिया, और फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बना देगी। ऐसे ही करेंगे प्लांट्स। लेकिन कैक्टस में क्योंकि वैसे ही पानी जो है वो स्टोर करके रखना होता है, हम स्टोमेटा को अगर ओपन करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर विल बी लॉस्ड थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस है, क्योंकि हीट अप या इवेपोरेशन वाली टेक्निक से आपका क्या होता है, थ्रू रूट्स पानी एब्जॉर्ब होता है ना, तो कैक्टस में भी प्लांट की बॉडी से वाटर का लॉस ना हो जाए ट्रांसपिरेशनल पुल से, ट्रांसपिरेशन से, तो स्टोमेटा जो है वो ओपन ही नहीं होता। स्टोमेटा कब ओपन होता है, नाइट टाइम, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फॉर द एक्सचेंज ऑफ या फॉर द इनटेक ऑफ CO2। तो फिर नाइट टाइम में इतना हीट अप वाला प्रोसेस तो होता नहीं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की है वो स्टोर की जाती है। ठीक है, वो स्टोर की जाती है एंड नेक्स्ट डे टाइम पे उसको फिर हम फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड, इट कौन, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड नेक्स्ट डे। रात को एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ताकि वाटर का लॉस ना हो, क्योंकि उनको स्टोर करके रखना है, वो डेजर्ट प्लांट्स है। तो डेजर्ट प्लांट में स्टोमेटा ओपन होता है नाइट टाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तब होता है, और आपकी इसको स्टोर करके रखते हैं जो सेल्स होते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट डे में सन आता है उस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोर की उसको यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये चीज चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द टू डिफरेंट वे इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, देखिए हम बोलते हैं उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एरोबिक और एन एरोबिक दो तरीके से चलती है, एरोबिक एन एरोबिक। एन का मतलब है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक चलती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो भी किसमें, ये भी याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कहाँ पे, सेल के किस पोर्शन में, माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ग्लूकोज को इन द साइटोप्लाज्म उसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, पायरुवेट 3 कार्बन वाला है, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, मैं सिर्फ माइटो लिखूंगी, माइटोकॉन्ड्रिया आपका इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन लिख देती हूँ। ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी में। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन का ये जो ग्लूकोज का पाथवे है ये आपको लर्न करना ही करना है कि इस तरह से चलेगा। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत रनिंग कर रहे हैं जिम के अंदर, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ली, हम बहुत थक गए, हम सांस फूलने लग पड़ती है, जल्दी से जल्दी ब्रीथिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, उस टाइम बॉडी में जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है ना, तो बॉडी के मसल्स जो है वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, हम उस चीज को बोलते हैं मसल फैटिग। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, दैट इज नोन एज अ मसल फैटिग। तो पता नहीं कैसे, मसल फटीग,
तो उस कंडीशन में आपके पास लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। स्टेप्स यही है कि ग्लूकोज से पायरुवेट तो कन्वर्ट हुआ 3 कार्बन कंपाउंड, लेकिन वो पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी भी रिलीज हुई, क्योंकि एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आंसर भी दिखा रही हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब कुछ रिलीज हुआ। ये टू क्यों लिखा है, चलो मैं चेक करती हूँ। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे आपके पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तब आपके पास 3 एंड प्रोडक्ट जो हैं, द एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी जो है वो बनेगा। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, और कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, तो मैं चेक करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन, ये रहा यहाँ लिखा है, तो वहां पे ठीक कर लेना, डायग्राम में छोटी सी गलती है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 आना है, ठीक है, यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी हम कर रहे थे 7th क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ द एल्वियोलाई, का फंक्शन बताना है आपको, क्या होता है भैया एल्वियोलाई। Rate the breathing in aquatic organism is rate of breathing in aquatic organism, टर्न वाइज टर्न करते हैं। तो आपके देखिए लंग्स है ना, इस तरह से जब बॉडी में हम लंग्स की बात करते हैं, हमारे पास लेफ्ट लंग राइट लंग है, यहाँ पे ट्रैकिया है, दिस इज ट्रैकिया। देन आपका जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं, इस तरह से डिवीजन हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स की जब आगे डिवीजन हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास बैलून शेप के इस तरह से स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये ब्रोंकाई था, दिस इज ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ये जो डिवीजन आ गई दिस इज ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में बैलून शेप के लास्ट में स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है बैलून शेप के स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर, इनके अंदर इनके पास होती है ऑक्सीजन आपकी। ठीक है, यही तो हेल्प कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे, जब हम बोलते हैं ना कि लंग्स के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को पल्मोनरी वेन जो है वो हार्ट तक लेके जा रही है, वो किसकी वजह से, एल्वियोलाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एल्वियोलाई के पास ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसका हम देखेंगे रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो ज्यादा फास्ट की होती है भाई, फिश के अंदर जल्दी से जल्दी जो है फास्टर यानी ब्रीथिंग का रेट होता है देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल आपके ऑर्गेनिज्म, जो जमीन पे रहने वाले हैं ना, जो लैंड पे रहने वाले, जो जमीन पे रहने वाले हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा रेट ऑफ ब्रीथिंग का प्रोसेस नहीं देखते हम जितना एक्वेटिक में, क्योंकि वो पानी में रह रहे हैं। हमें तो इतनी ऑक्सीजन मिल रही है एयर में, पानी में नहीं है, पानी में तो डिजोल्व फॉर्म में है, क्योंकि H2O जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वो वाले जो ऑक्सीजन है डिजोल्व ऑक्सीजन वो यूज करनी है उनको। तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो लेस अमाउंट में है, और लेस अमाउंट वाली यूज करने के लिए उनके पास है गिल्स, के पास तो लंग्स भी नहीं है, उनके पास है गिल्स, इसलिए वो फटाफट से अपनी ब्रीथिंग की प्रोसेस शो करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन को इनटेक करवा सके। नाउ नेक्स्ट इज अ कंप्लीट द फ्लोइंग पाथवे, जो कि मैं करवा चुकी हूँ, हम देखते हैं। सर आंसर है फंक्शन ऑफ एल्वेलाई, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ये जो एल्वेलाई बैलून शेप के आपको सेक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो एल्वेलाई आपको दिखते हैं, इनका कॉन्टेक्ट एल्वियोलाई, इनका कॉन्टेक्ट होता है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज के साथ अटैच होते हैं। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है भाई, ब्लड कैपिलरीज के साथ इनका कनेक्शन होता है। देखिए कैपिलरीज जो हमारे पास आर्टरीज होती है ना, उनका काम होता है कि हार्ट से जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाना, तो हमारे पास होती हैं ये ऑटा आ गई सबसे बड़ी आर्टरी, ऑटा डिवाइड होगी डिफरेंट आर्टरीज में, ये डिवाइड होगी, ये आर्टरीज बन गई। आर्टरीज में हर एक ऑर्गन के बाद सेल तक भी, हर एक बॉडी के सेल तक ब्लड पहुंचाना है। आप ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से कट लगाएंगे तो आपका ब्लड नहीं निकलेगा, इस फिंगर को कट करेंगे तो ब्लड निकलेगा,
हर एक पोर्शन में आप उल्टा सीधा हाथ उल्टा करते हैं, सीधा करते हैं, हर तरफ से जहां से कट लगाएंगे ब्लड निकलता है, क्योंकि हर एक सेल के पास ब्लड है। तो जो सेल तक पहुंचाने का काम है, ब्लड वेसल्स और ज्यादा थिन हो गई, उन उसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी आप बोल सकते हो द स्मॉलेस्ट और द थिनेस्ट जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसको कहा जाता है। अब इतना इसका वॉल भी थिन है, इनकी जो वॉल होती है वो भी थिन होती है, ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल पॉसिबल हो सके। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए इनके पास बहुत थिन वॉल है। तो ब्लड कैपिलरीज एल्वेलाई के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अंदर ले लेती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बॉडी से बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को तो हमने हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर आ जाएगी ब्लड कैपिलरी के, और जो कैपिलरीज हैं वो बॉडी के ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेके इसको दे देंगे कि ठीक है तुम्हारा काम है ऑक्सीजन हमें देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर कर देना। तो इनका जो थिन वॉल है, ये जो मैंने बात कही वो सारी यहाँ पे लिखी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाना, ये काम किसका है, एल्वेलाई का। और ये इतने सर्कुलर शेप के इतने सारे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। आगे डायग्राम आएगा बच्चे इसका। ये बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन के इनटेक को और उसके एक्सचेंज को। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं गिल्स, और जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट होता है बहुत स्मॉल नंबर में एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर। हमारे पास तो बहुत सारी ऑक्सीजन है, उनके पास थोड़ी सी है, तो उनके पास जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो फास्टर रेट में होता है, ठीक है, देन दैट ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म। नाउ ये वाला आपका ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है यानी एरोबिक आपकी रेस्पिरेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में होके वो कन्वर्ट हो जाती है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे आपका नोज है, ये आ गया नोज, देन दिस आर योर लिप्स, दिस इज योर चिन, दिस इज योर आई। तो नोज के थ्रू आप रेस्पायर करते हो, द एयर इज टेकन इनसाइड थ्रू द नेसल चैम्बर, दिस इज योर नोज, है ना। देन हेयर्स आर डूइंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जो फिल्ट्रेशन का सबसे पहला प्रोसेस है वो इन्होंने स्टार्ट किया। देन योर फेरिंग्स पोर्शन इज देयर, यहाँ से थोड़ा थिक हो जाएगा, देन योर फेरिंग्स पोर्शन इज देयर, HAR, तभी मुझे लगा गड़बड़ कर दी। तब तक तुम सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, तो लिख दिया। देन इसके नीचे आपके पास आता है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होगा जिसको बोलते हैं लैरिंग्स, लिखा है लैरिंग्स, ठीक है, ये आ गया। देन इज योर आपका क्या आ जाएगा, ट्रैकिया, थोड़ा और छोटा बना। ट्रैकिया के बाद जैसे ही आपके पास ये ट्रैकिया का पोर्शन आता है, तो हमारे पास ये डिवाइड हो जाता है बच्चे ब्रोंकाई में, दिस इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद आपके पास ये फर्दर डिवीजन होने लग पड़ती है, इनमें बहुत सारे इस तरह से डिवाइड करके, मैं इस तरह से यहीं पे डिवीजन बता रही हूँ। और ये वाला पोर्शन किसके अंदर है, ये वाला पोर्शन है लंग्स के अंदर। ये वाला पोर्शन किसके अंदर है, राइट और लेफ्ट जो आपके लंग हैं उनमें, ये भी आपका लंग है इसमें। और लास्ट में क्या स्ट्रक्चर आता है, बैलून शेप के बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ये तो मैंने थोड़े से बनाए, बहुत ज्यादा एक्सेस में एल्वियोलर सेक्ट प्रेजेंट होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस तरह से करते हैं वो तो लास्ट क्वेश्चन में बता ही दिया। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, आपको लंग्स दिखाने, डायफ्राम, इसके नीचे आपको डायफ्राम मिलेगा, यहाँ पे इसके ऊपर उठने से या नीचे वो होने से आप तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है। ये रहा अच्छे वाला डायग्राम जिसमें आपको दिखेगा नोज के थ्रू लैरिंग्स, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स आपका जो वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स,
फिर ट्रैकिया, आपके लंग्स आ गए, लंग्स में ये ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्विलाई और डायफ्राम नीचे। तो ये रहा आपका डायग्राम सुंदर वाला एल्विलाई का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये देखो बैलून लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है उनका ब्लड कैपिलरीज के साथ किस तरह से, ये आर्टरी है, वेन है, इनके साथ आर्टरी और वेन के साथ कनेक्शन है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। और ये पतली पतली वेसल ब्लड आर्टरी जो है वो डिवाइड होगी पतले पतले में, है ना, वेन डिवाइड होगी, तो ये जो दोनों के बीच का जो कनेक्शन पॉइंट है ना पतली पतली आर्टरीज वाला, उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज, ओके डन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, जो कि छोटा सा क्वेश्चन है। नेम द वेन विच ब्रिंग द ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से। हमने लंग्स की बात की, हमने बोला अंदर ये बैलून शेप के जो एल्वेलाई है हमने उनकी बात की, हमने बोला कि कैपिलरी से वो ब्लड लेके आ रही है। अब ब्लड लेके आने वाली ये सेक गोल गोल जो स्ट्रक्चर है, एल्व्यूलाई जो है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो दे रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू, कौन सी वेन है उसका नाम बताइए। उसका नाम है पल्मोनरी वेन। ये ब्लड लेके आ रही है, इसका काम है ब्लड लेके आना और हार्ट को देना, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है वो भी ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, पहले जा जल्दी करो जल्दी। हाँ जी, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेके आ रही है। जिसको ट्रिक लाना है वो नीचे लिख भी देना, मैं हमें लाना है। ऑक्सीजन, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मेंशन एनी टू कंपोनेंट ऑफ द ब्लड के कंपोनेंट। देखिए जो ब्लड होता है ना हमारा, उसमें देखने में तो वो ऐसे लगता है कि यूनिफॉर्म जैसा है, कोई वैसी चीज, लेकिन हमारे पास इसमें एक फ्लूइड पोर्शन है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, ज्यादा कंटेंट इसका है। और कुछ सस्पेंडेड सेल्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं कॉप्सल्स। कॉप्सल्स है जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद ब्लड प्लेटलेट्स, वो प्रेजेंट है। कुछ फ्लूइड पोर्शन है जो कि मैक्सिमम पोर्शन है, maximum fluid portion. This help in the formation of a blood. Trace the movement of the oxygenated blood का आपको एक pathway बताना है, फिर आपको function बताना है valves का which is present between the atria। ये मैं अभी बता दूंगी एक साथ ही। अब देखिए आंसर जो सेकंड क्वेश्चन का, फर्स्ट का तो बता दिया। ये देखिए दो कंपोनेंट जो हैं वो है प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स। अब आपको, हाँ ये बताना मैंने, तो मैंने एक ट्रिक लर्न करवाया था। द ट्रिक वो इज, जगह देती ओ पान वाले, ठीक है, ओ कौन है बच्चे, साथ साथ में ये भी बता दो। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, कहाँ से, लंग्स में है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो उसके पास है, एल्वेलाई का काम था ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पान वाले को देना। पान वाला कौन है, ये है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन को पान वाले ला, ये ला कौन है, ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम किसके पास होता है, ऑब्वियसली बच्चे ये तो हार्ट का पार्ट है ना। ला किसको लेके आना है भाई, ला भाई, ये भाई कौन है भाई, ये भाई है हमारा बाई कप्सिड वेल्व, जो कि इन दोनों के बीच में है। इसी का तो काम है, वेल्व्स का काम होता है कि जो फ्लो ऑफ ब्लड है जो लेफ्ट एट्रियम से आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लव, कौन सा पान देना है, लव पान देने के लिए बोल रहा है। तो ये जो लव पान है ये है क्या, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक चैम्बर से वेंट्रिकल, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ब्लड जाता है, बैक फ्लो नहीं होता भाई ब्लड का। इट इज बिकॉज ऑफ द बाइकप्सिड वेल्व। ये जो वेल्व है ना, ये गेट जो है ये बंद हो जाते हैं। एक बार ब्लड का फ्लो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ हो गया तो बैक फ्लो नहीं होता। द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इज प्रिवेंटेड बिकॉज ऑफ दीज वेल्व विच इज प्रेजेंट बिटवीन देम। दो चैम्बर्स हो गए, एक लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक गेट है, एक चैनल है जो कि बैक फ्लो नहीं होने देता, बाइकप्सिड वेल्व। तो हम कर रहे थे ट्रिक ओ पान वाले ला भाई लव, और कौन है ये, दिस इज ऑटा विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी। ये लेके जा रही है किसके पास, बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन यहाँ छोटा छोटा लिख देती हूँ, बेस्ट ऑप्शन। ये बेस्ट ऑप्शन मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द बॉडी ऑर्गन।
तक लेके जाने का काम करता है। फिर कौन? ऑर्टा, जो लार्जेस्ट आर्टरी है, वो लेके लव और बेस्ट ऑप्शन पान ला। ठीक है, वो वर्ड आप मिस भी कर सकते हो, वो पान वाले। तो दिस इज द चैनल, दिस इज द फ्लो चार्ट। इफ यू लर्न इट ना, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से पल्मोनरी वेन को देते हुए लेफ्ट एट्रियम में भेजते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजते हो। इन दोनों के बीच में बाइकप्सिड वेल्व है। ऑर्टा जो है आपकी लार्जेस्ट आर्टरी का काम है ब्लड ने कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी तरफ जोरदार मतलब पंप कर दिया ब्लड का। और बहुत ज्यादा इसके पास ब्लड है, तो इसका मतलब इसकी जो वॉल्स हैं उनको थिक होना तो बनता है, तभी कोई काम करेगा जिसके पास एनर्जी होगी। तो इसके पास थिक वॉल्स है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर से इसके पास आया और इसने फटाफट से बॉडी के ऑर्गन तक उस ब्लड को पहुंचाया। और बॉडी के ऑर्गन्स के पास होता है, अब उल्टा चलेगा, तब हमारे पास लेफ्ट एट्रियम की जगह राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, बाइकप्सिड की जगह ट्राइकप्सिड वेल्व आएगा, पल्मोनरी वेन की जगह पल्मोनरी आर्टरी आएगा। तो इस तरह से ब्लड का एक्सचेंज होता है। लेकिन आर्टरी यहाँ पे आगे नहीं, इधर आएगी, यहाँ पे। ठीक है, ऑर्टा यहाँ पे है, तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास वेना कैवा आएगी, विच इज द लार्जेस्ट वेन। तो वो भी एक बार देख लेना। नाउ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था? व्हेन द ब्लड इज, हाँ, वेल्व्स के बारे में था कि वेल्व्स क्या करती हैं। तो हमारे पास जब मैं लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रही हूँ, तब हमारे पास है बाइकप्सिड वेल्व, जो कि प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। बैक फ्लो ऑफ ब्लड वापस नहीं जाने देना, एक बार आ गया तो आ गया, अब नहीं जाने देगी। ठीक है, और जब हम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल की बात करते हैं, तब हमारे पास होते हैं ट्राइकप्सिड वेल्व। तो ये दोनों वेल्व बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द थ्री टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स। बताइए, हमें आर्टरीज के बारे में यहाँ पे पूछा है, हमें वेसल्स के बारे में, हमें वेन्स के बारे में पूछा है, और हमें कैपिलरीज के बारे में। आप भी आंसर दीजिए भाई, आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरीज का काम होता है, जैसा नाम है इसका वैसा काम है। अब ए अल्फाबेट आपको ये बताएगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट ट्रिक यू कैन रिमेम्बर, कि हार्ट से इन्होंने डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक, से हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स तक आपको ब्लड, कौन सा वाला ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसका देने का काम है उसको बोलते हैं आर्टरीज। इनकी वॉल कैसी होती है? थिक वॉल होती है। वो क्यों होती है थिक वॉल? ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर से जैसे ही ब्लड स्टमक से आए, तो वो जो थिक वॉल आर्टरीज हैं वो आराम से अपना काम कर सके, तो इस प्रेशर को महसूस ना हो, बहुत ज्यादा झटका ना लगे, थिन ना हो। थिन होएंगी तो रप्चर भी कर सकती हैं, ब्लड बाहर गया। तो थिक वॉल। इनका उल्टा है, इनका जैसा नाम वैसा काम। इनका काम है बॉडी के ऑर्गन से हार्ट की तरफ। इनका काम है बॉडी के ऑर्गन्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किसकी तरफ देना? हार्ट की तरफ, टू द हार्ट। हार्ट को दे दिया। जब हार्ट को दे दिया तो हार्ट का काम है फिर उसको लंग्स को प्रोवाइड करना और बॉडी से बाहर कर देना, क्योंकि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड। और इनकी थिन वॉल होती, ठीक है, और नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, दीज आर इंक्रीज्ड इन नंबर। ठीक है, कैपिलरीज क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन्स के बीच का कनेक्शन वाला पॉइंट, क्योंकि आर्टरी ये आई, ये ऑर्टा आई, आर्टरी टूट गई आपकी, आर्टरी, ऑर्टा टूट गई आर्टरीज, आर्टरी और ज्यादा पतली 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 वेसल्स में टूट गई, ये और ज्यादा पतली वेसल्स में कन्वर्ट होगी। इस तरह से डॉक्टर वाली तो बना के ही रखती, इस तरह से ये पतली वाली वेसल्स में टूट गई। अब दूसरा कलर ब्लू वाली चूज। उसके बाद ये आपकी आ गई इस तरह से, फिर पतली पतली ये जो आपकी कैपिलरीज हैं, इन्होंने ही कंबाइन करना शुरू करा और इन्होंने वेन को बना दिया, इन्होंने वेन को बना दिया। सो ये जो बीच वाला कनेक्शन पॉइंट है ना आर्टरी और वेन के बीच में, जो कि बहुत ज्यादा आपका बोल सकते हो आपकी थिन वॉल, बहुत ज्यादा थिन वॉल स्ट्रक्चर है, एंड these are the connection point between the arteries and veins is known as a capillaries। इनका नाम है कैपिलरी। ठीक है,
तो अब हम देख लेते हैं अपना आंसर। द आंसर इज आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से वेरियस बॉडी पार्ट में ब्लड को लेके जाने का काम करती हैं। थिक होती हैं, इलास्टिक होती है, मस्कुलर होती है। क्यों? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड मिलता है और उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट कर करके, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर से उनको ब्लड देता है। तो उनके पास रप्चरिंग वाला कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए भाई। ये ना हो कि हाँ इतनी जोर से किसी ने झटका मारा है, धक्का मारा है ब्लड का, तो वो रप्चर कर जाए। तो उनकी वॉल कैसी है? बहुत ज्यादा इलास्टिक है, थिन है और मस्कुलर है, और ब्लड को उन्होंने कैरी कर लिया। वेन्स जो है वो थिन वॉल वाली ब्लड वेसल्स होती हैं। उनका काम है कि बॉडी के ऑर्गन से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेना और हार्ट को देना। बहुत ज्यादा नंबर्स में होती हैं और उनके पास वेल्व होती हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को चेक करती हैं, मतलब प्रिवेंट करती हैं, वापस नहीं जाने देना ब्लड। एक बार आगे चला गया चला गया, हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया तो भेज दिया। ठीक है। कैपिलरीज थिन वॉल होती हैं, नैरो यानी पतली पतली सी, बारीक बारीक सी, नैरो मतलब तंग, पतली पतली सी ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरी और वेन के बीच का एक टर्मिनल पॉइंट है, ऐसे समझ लीजिए। द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर वेरी थिन, तो परमिएबल है किसी किसी आपके सब्सटेंस के लिए, वाटर के लिए परमिएबल है, और एक्सचेंज अच्छे से करवा देती है मटेरियल। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका डायग्राम बनाना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। बहुत इजी है ये। एक तरह से बीन शेप का आपने वन स्ट्रक्चर बनाया है, इसके ऊपर आपने एड्रीनल ग्लैंड बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर से आपने इस तरह से दो पाइप्स निकाल दी, दो डक्ट्स निकाल दी फ्रॉम द हाइलम एरिया। इनको क्या नाम देते हैं? और उसके बाद ये ओपन अप हो गई इस तरह से एक थिक से स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इनके पास इस तरह का स्ट्रक्चर। नाउ दीज आर द पेयर ऑफ किडनीज। मैं एक ही लिखूंगी किडनी, नंबर डाल देती हूँ। 2 किडनीज आर देयर, दिस इज यूरेटर। तो हमारे पास यूरेटर भी कितने हैं? पेयर में है 2। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है? यूरिनरी ब्लैडर इज यूज टू स्टोर द यूरिन विच इज फॉर्म्ड इनसाइड द किडनी। वाई किडनी इज यूज टू फॉर्म? क्योंकि इसके पास ही तो फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। कैसे फॉर्म होगा वो भी बताती है। यहाँ पे स्टोरेज का काम होगा। एंड आपका ब्रेन जो है, the message is given to the brain because of the high pressure in the urinary bladder of the urine. The message is sent to the brain for the release of urine. तो आपका जो यूरिन है वो रिलीज होता है यहाँ से। दिस इज नोन एज अ यूरेथ्रा। ठीक है, फॉर रिलीज ऑफ यूरिन। इसका काम है यूरिन को रिलीज करना। तो दिस इज द डायग्राम। आपको लेबलिंग करना था, यूरेटर बताना था, सब कुछ बताना था। अगर आपको ये वाला पोर्शन भी बताना है तो लिख देना बच्चे, दिस इज एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये डायग्राम है। ओ, ये भी बता देते हैं, चलो यहाँ पे दिख रहा है, ये रेनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, इस तरह से ये रीनल वेन है, ये बने हुए हैं। क्योंकि यही तो वेस्ट मटेरियल, ब्लड में ही तो वेस्ट मटेरियल होगा ना, कुछ कुछ यूरिया है, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है। अब उसको बॉडी से फिल्ट्रेशन का काम करवाना है, तो फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी। लेके कौन आ रहा है ऐसे मटेरियल को? ब्लड लेके आ रहा है। ब्लड के पास रीनल आर्टरी, जो जिसके पास, ये रीनल वर्ड क्यों लगाते हैं हम? रीनल वर्ड किडनी, जब हम किडनी की स्टडी करते हैं ना तब हम रीनल वर्ड यूज करते हैं। तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन। ठीक है, ये आए। और ये अंदर क्या है? मेडुला और कॉर्टेक्स। ये आपको एक्सेस में नहीं है बच्चे, आपको तो किडनी कितनी किडनीज हैं? 2। आपको यूरेटर कितने हैं? 2। यूरिनरी ब्लैडर 1 है, यूरिथ्रा 1 है फॉर द सिक्रीशन ऑफ द यूरिन, रिलीज ऑफ यूरिन। क्या ये हो गया? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द डायग्राम। लेबल ड्रॉ ही करना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, अब आ रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। क्या होता है भाई नेफ्रॉन? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन किडनी, ईच किडनी। ठीक है, अब डायग्राम देख लेते हैं। पहले डायग्राम ये है,
इस डायग्राम में आपको ये कप शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल। इसके अंदर ये जो आपको कैपिलरीज दिख रही है ना ब्लड की, मैंने कहा था ना रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड में लेके आ रही है वेस्ट मटेरियल। क्या बोल रही हूँ? हाँ, तो वो लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, साथ में कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल भी है उसका। तो उसने बना दी कुछ पतली पतली सी कैपिलरीज, ठीक है, स्पेलिंग में कुछ गोलमाल लग रहा है मुझे, ठीक है, डबल पी नहीं आना था। तो कैपिलरीज जो है वो इन्होंने क्या बना लिया, एक झुंड जैसा बना लिया, एक गुच्छा जैसा बना लिया, दैट इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस। और किसके अंदर प्रेजेंट है, ये एक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज अ बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल, अब ये इसके ऊपर प्रेजेंट है। आपको पता है कैपिलरीज होती कैसी हैं? कैपिलरीज होती है थिन वॉल वाली, इनकी होती है बहुत ज्यादा थिन वॉल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज चलेगा, यहाँ से एक्सचेंज चलेगा। किस चीज का एक्सचेंज? वेस्ट मटेरियल बॉडी को नहीं चाहिए, ब्लड को नहीं चाहिए, तो जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, जो एक्सेस ऑफ आपका यूरिया है, वो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होना शुरू हो जाए। इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ वेस्ट। कौन सा वेस्ट? यूरिया, यूरिक एसिड, जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, एक्सेस वाला। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके ब्लड में एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है, तो वो भी एज अ वेस्ट मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। कहाँ पास होगा? इस डक्ट के पास। तो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला पोर्शन तो इसने कवर कर लिया, फर्स्ट वाला नंबर इसका। सेकंड नंबर आ जाएगा पीसीटी का, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ लिखा होगा पूरा नाम, ये रहा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये आगे ट्यूब्यूल, इसका काम है बच्चे री एब्जॉर्प्शन। री एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ब्लड का काम है फटाफट से कैपिलरीज बना के फटाफट से इसको दे रहा था, ले 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 ले, ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, ये भी वेस्ट है, ऐसे ऐसे दे रहा था। इसने बोला भाई कुछ कुछ मटेरियल बॉडी को, ब्लड को चाहिए, री एब्जॉर्प्शन करवाइए, तो री एब्जॉर्प्शन होगी। जो तो ग्लूकोज चाहिए होगा बॉडी को, ब्लड को, वो फिर से री एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो वाटर का कंटेंट है, आप कई बार ऐसा होता है ना कि ऑफिस में बहुत 4 4 घंटे का काम है और रेगुलर काम है ना, तो यूरिन रिलीज नहीं करते हैं, है ना। तो जो बॉडी को वाटर का कंटेंट तो मेंटेन रखना है। अब वो जो वाटर है वो फिर किडनी में जो गया है, नेफ्रॉन्स के पास गया है, वही वाटर का कंटेंट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, पीसीटी उसको रीअब्सॉर्ब करे। ग्लूकोज चाहिए, आप खाना नहीं खा रहे हैं बहुत देर तक, तो आपको एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड हियर। तो दिस इज द वर्क ऑफ द पीसीटी, द रीअब्सॉर्प्शन इज डन बाय द पीसीटी। देन आपका फिर से थर्ड नंबर पे आपके पास आएगा लूप ऑफ हेनले। दिस, ये जो नीचे की तरफ आपको जा रही है ना डक, दिस इज नोन एज द लूप ऑफ हेनले। इसका काम है फिर से आपका वाटर का कंटेंट, देखो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो गया था, यहाँ पे फिर से वाटर को ऐड करना उस मटेरियल के अंदर, वेस्ट मटेरियल के अंदर, फिल्ट्रेट के अंदर, आई थिंक फिल्ट्रेट, यस, वाटर ऐड करना। फिर वो जो यूरिन है वो वाटर ऐड करने से फॉर्म होना शुरू हो गया, वो यहाँ आएगा डीसीटी में, ये वाला जो आपका ब्लड एस शेप का जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से पास होके इधर आ जाएगा, दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और फिर हर एक नेफ्रॉन जब यूरिन की फॉर्मेशन कर देता है ना, यूरिन फॉर्म हो गया तो आपको पता है यूरिटर के थ्रू वो पास होके कहाँ स्टोर हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। जब ब्रेन से मैसेज जाएगा कि देयर इज एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, यू हैव टू रिलीज द यूरिन, तो यूरिथ्रा के थ्रू जो आपका यूरिन है वो रिलीज है। तो इस तरह से काम करती है किडनी। इसमें मैं आपको इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया था, ये क्या होता है, कैपिलरीज करना पड़ेगा। ये क्या होती है? कैपिलरीज जो है आपकी, ठीक है, उनका एक नेटवर्क जैसा जो बना होता है, दैट इज नोन एज अ ग्लोमेरुलस। इसके ऊपर प्रेजेंट है, बोमन कैप्सूल के ऊपर ही तो प्रेजेंट है। लॉन्ग रीनल टिब्यूल आपको वो दिख रही थी ना, रीनल आर्टरी, तो रीनल टिब्यूल आपको दिख रही थी। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन क्या है?
एंटर द रीनल आर्टरी के थ्रू आपने कैपिलरीज का जो एक चैनल, एक नेटवर्क बनाया, ग्लोमेरुलस बनाया, उसका कनेक्शन है बोमन कैप्सूल के साथ, जहाँ पे कुछ कुछ वाटर और सल्यूट आपका जो है वो ट्रांसफर हुआ। प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल का काम था रीअब्जॉर्प्शन करना, कुछ कुछ ग्लूकोज, कुछ कुछ सॉल्ट्स को, कुछ कुछ वाटर के कंटेंट को उसने रीअब्जॉर्ब करवाया कि नहीं नहीं भाई कुछ कुछ चाहिए, सारा नहीं दे सकते, कुछ इमरजेंसी के टाइम पे चाहिए। आप मार्केट जाते हैं तो आप मार्केट 3-4 घंटे आपको शॉपिंग करते हुए होंगे, यूरिन रिलीज नहीं किया बॉडी से तो बॉडी रीअब्जॉर्ब करवाती है कुछ कुछ मटेरियल को, पीसीटी को बोलती है कि तू ये मेरा काम कर। नाउ जो फिल्ट्रेट मटेरियल है उसमें कुछ कुछ वाटर का कंटेंट ऐड करने के लिए हेल्प करता है लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर बन जाता है यूरिन। जब प्रॉपर यूरिन बन जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वो यूरिटर में जाता है ना, किडनीज ने फिल्ट्रेशन कर दी, अब चला गया कहाँ पे, यूरिटर में, यूरिटर से वो स्टोर हो गया यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये काम होता है तब इन सब नेफ्रॉन्स का। तो यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ, आज के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये होमवर्क करेगा बहुत अच्छा बच्चा होगा, उसको प्राइज दूंगी मैं। सब्सक्राइब करिए भाई, जल्दी से जाइए एंड सब्सक्राइब द चैनल, चैनल साइड मेरा लोगो यहाँ पे जाना, ठीक है। और वीडियो अगर आपने एक्सप्लेन वाली जो अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई वीडियो है वो देखनी है, चाहिए। एक्सक्रीशन की अलग से बनी हुई है बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन की, लाइफ प्रोसेस के हर एक पोर्शन की अच्छे से एक्सप्लेनेटरी विद डायग्राम्स, डायग्राम्स बहुत अच्छे से बताया हुआ है मैंने, ये और देखिए। ओके, वॉच इट। ऑल द बेस्ट।